हेलो। हेलो, नमस्कार। आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोग ऑडियो वीडियो को बता दें कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है? कहीं कोई समस्या नहीं है क्लास में? ठीक है। तो आज हम लोग क्लास का जो टॉपिक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आज का टॉपिक है। क्लियर हुआ? आज का इसी टॉपिक पर डिस्कशन करना है। कल तक हम लोगों ने NPR और NRC भी पढ़ा था। आज हम लोगों को CAA पढ़ना है, क्योंकि CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू भी कर दिया गया है। 2024 में मार्च में लागू कर दिया गया है, कंफर्म हो गया। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन है, किन किन देशों पर लागू होता है, किन किन समुदायों पर लागू होता है, क्या ये विश्व के अन्य और देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, समुदाय के लोग हैं, उन पर भी लागू होगा, क्या ये धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों पर ही लागू होगा, कि भाषा, लिंग और जाति के आधार पर प्रताड़ित लोगों पर भी लागू होगा? ये सारे प्रश्न आपके मन में आते हैं। दूसरी बात, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी तक आया नहीं है। तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि जिस प्रकार 2017-18 के वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया और लागू किया गया, आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इल्लीगल घोषित कर दिया क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी हो चुकी है, लेकिन डिसीजन नहीं आया है। तो मान लीजिए कल अगर CAA पर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है और CAA के प्रतिकूल डिसीजन आता है, तो क्या जिन लोगों को CAA के तहत नागरिकता प्रदान कर दी गई, क्या उनकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी? क्या यह संभव है? यह भी आपके मन में प्रश्न होगा, क्योंकि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। CAA का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई, डिसीजन अभी इसका नहीं आया, फैसला नहीं आया है। और मान लीजिए फैसला CAA के प्रतिकूल में आता है, तो जिन लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत में उनको नागरिकता प्रदान कर दी गई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद उनकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी? ये आपके मन में प्रश्न होंगे बहुत सारे। बगल में श्रीलंका पड़ोसी देश है, वहां भी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि तमिल और सिंहली, और जो तमिल है वो भारत के ही है, वो भाषाई आधार पर वहां प्रताड़ित है। तो क्या उनको वहां, वो भी तो हिंदू ही है, तो उनको क्या भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी? ये बहुत सारे मन में प्रश्न आप लोगों के होगा। इन सारे प्रश्नों का जवाब आज आप लोगों को मिलेगा भी। इसका बेसलाइन क्या है सभी लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर 2014 है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A में लिखा है कि जनवरी 1966 से लेकर 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 तक जो लोग असम में बसे हैं उन्हें विदेशी नहीं माना जाएगा। तो जो नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A है, उसके लिए यह कहा गया कि जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 तक जो विदेशी भारत में बसे हैं उन्हें विदेशी नहीं माना जाएगा। उसमें मुस्लिम भी शामिल है और CAA में मुस्लिम शामिल नहीं है। CAA में मुस्लिम शामिल नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह धर्म के आधार पर विभेद है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान हैं, और अनुच्छेद 14 विदेशियों पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 14 विदेशियों पर भी लागू होता है कि कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान हैं, जाति, धर्म, वंश, वर्ण, लिंग सभी, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। कानून सबके लिए समान संरक्षण देता है।
इसके बावजूद मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। ये बहुत सारे मुद्दे आपके सामने आएंगे, आपके मन में होंगे। अब इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले हम लोग को समझना है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया है और मार्च में 2024 में इसको लागू भी कर दिया गया, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, और वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां प्रताड़ित हैं। क्योंकि धार्मिक रूप से वो अल्पसंख्यक है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र है, अफगानिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। इसका मतलब इस्लाम, मुस्लिम यहां बहुसंख्यक होंगे, तो हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये यहां अल्पसंख्यक होंगे। तो जो बहुसंख्यक धार्मिक हैं, वो अल्पसंख्यक जो धार्मिक लोग हैं, उनको धार्मिक आधार प्रताड़ित कर रहा है। यह उन प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने की बात किया गया है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 देशों में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं, उनको ही नागरिकता देने की बात किया गया है, ना कि अन्य किसी देश का। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो द्वि राष्ट्र के सिद्धांत के तहत हुआ था कि हिंदू हिंदुस्तान में होंगे, मुसलमान पाकिस्तान में होंगे। तो जो मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, वो मुसलमान हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में हैं। तो जो हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म, पारसी, ईसाई पाकिस्तान या बांग्लादेश में हैं, वो वहां भी माइनॉरिटी में होंगे। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच एक दिल्ली समझौता हुआ था कि जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक प्रताड़ित होंगे, उनकी सुरक्षा का दायित्व, उनको संरक्षण का दायित्व दोनों देशों की सरकारों का होगा। कि अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सिख धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक होगा, तो उनको संरक्षण देने की बात भारत करेगा। और अगर भारत में कोई मुस्लिम प्रताड़ित है, तो पाकिस्तान भी उनको संरक्षण दे सकता है। यह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच दिल्ली समझौता हुआ था कि अगर कोई देश का अल्पसंख्यक समुदाय प्रताड़ित होगा धार्मिक आधार पर, तो उनको संरक्षण देने का काम दोनों सरकारें करेंगी। इसका मतलब भारत में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, इसको संरक्षण देने का काम पाकिस्तान करेगा, और पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, वो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं, तो उनको हम संरक्षण देंगे भारत में। ये एग्रीमेंट था भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच। इसलिए इस बात को लोग जिक्र नहीं करता है। इस बात का जिक्र हमारे गृह मंत्री ने सदन के अंदर बताया था कि ये एग्रीमेंट पहले ही हो चुका था। इसलिए आप लोगों का इफ एंड बट नहीं होना चाहिए यहां। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। कंफर्म हो रहा, समझ में आ रहा होगा। नीतीश, रचना, समझ में आ रहा है मेरी बात? इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा लिखा जाए पहले क्या क्या है सीए में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लिखे गए। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन एवं बौद्ध लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। बौद्ध लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। बौद्ध लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में समझ गया कि जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं, इसलिए ऐसे अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं,
उनको भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। और केवल 3 देशों का, बाकी देश के लोगों को भी नागरिकता भारत में मिलती है, लेकिन उनके लिए नागरिकता का प्रावधान देशीकरण नेचुरलाइजेशन के तहत होगा, जो कि अन्य देशों, जो कि सभी देशों के लोगों को व्यवस्था है। 3 देश के अतिरिक्त कोई भी अन्य देश का भी व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन उनके लिए यह व्यवस्था नहीं, उनके लिए दूसरी व्यवस्था है। उनके लिए देशीकरण के तहत नागरिकता मिलेगी। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, पहला पॉइंट लिखेगा इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित होने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। दूसरा पॉइंट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया कि यदि ये अल्पसंख्यक 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, यानी 1+5 ये ध्यान रखिएगा। अन्य के लिए 1+11 है, इनके लिए 1+5 है, ये 6 वर्ष हो गया। और अन्य के लिए 1+11 और अदर कंट्री के लिए भी, और अदर के लिए भी 1+11 है। भारत में केवल इनके लिए 1+5 है। ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, यानी 1+5 लिखेगा। शरणार्थी बनकर भारत में रह रहे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तीसरा पॉइंट, तो जब 6 वर्ष 1+5, तो इनका जो बेस लाइन बनाया गया है वो 31 दिसंबर 2014 बनाया गया है। ये इनका बेस लाइन है, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले 14 तक अगर कोई भारत में आ गए हैं शरणार्थी के रूप में, तो उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। ये इनका बेस लाइन बन गया है। इससे 6 वर्ष यानी 1+5 लिखिएगा। तीसरा, इस कानून में नागरिकता मिलने की बेस लाइन 31 दिसंबर 2014 रखा गया है। 31 दिसंबर 2014 रखा गया है। अर्थात इस कानून के तहत नागरिकता मिलने की बेसलाइन 31 दिसंबर 2014 रखा गया है। अर्थात इस अवधि के बाद
इन तीनों देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को इस अवधि के बाद इन तीनों देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को 6 वर्ष तक भारत में रहने के बाद 6 वर्ष तक 1+5 6 वर्ष तक भारत में रहने के बाद नागरिकता मिल जाएगी। 6 वर्ष तक भारत में रहने के बाद नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम जनजाति बाहुल्य एरिया है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए छूट का अलग से प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए छूट का अलग से प्रावधान किया गया है। अलग से प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए छूट के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ये आप लोगों को मैंने कुछ प्रावधान बताया है, लेकिन आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मार्च 2024 में इसको लागू कर दिया गया है। चुनाव से पहले इसको लागू कर दिया गया है। विलंब इसलिए हो रहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करना था, तो उसके लिए कोई रूल चाहिए, नियम चाहिए, नियम नहीं बने थे। इसलिए सरकार ने कहा कि इस तर्क के आधार पर लागू होने में विलंब हुआ। लेकिन यह आप लोग सभी लोग को समझ में आता है कि यहां राजनीति ज्यादा है, कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्ष भी आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए सरकार सीएए लागू किया। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों से कोई मतलब नहीं कि राजनीतिक लाभ है क्या है, पैराग्राफ चेंज करके देखना है। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की समीक्षा किया जाए। नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम अधिनियम 2019 की समीक्षा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की समीक्षा। पहला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को इस आधार पर आलोचना की जा रही है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान हैं और कानून दो नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेद नहीं करता। कानून की नजर में सभी लोगों को समान संरक्षण है। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 200 से अधिक याचिका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, अभी डिसीजन नहीं आया है, और डिसीजन आने से पहले ही आपने कुछ लोगों को नागरिकता दे दिया है। तो एक मेरा कल्पनात्मक प्रश्न है, हाइपोथेटिकल मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया अनुच्छेद 14 के आधार पर, तो जिन लोगों को, यानी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हैं धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक, उनको जो भारत में नागरिकता प्रदान कर दी गई, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया और डिसीजन इसके फेवर में नहीं रहा, तो क्या ऐसी स्थिति में उनकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी?
क्या उनकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी? ऐसा संभव है क्या? पहला प्रश्न तो यही है कि अगर मामला लंबित है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुनवाई हुई भी है, यूयू ललित से लेकर के अभी वाईडी चंद्रचूड़ तक की सुनवाई हुई, मामला अभी निर्णय नहीं आया, मामला अभी लंबित है, निर्णय आया नहीं, और आपने इसको लागू करके कई लोगों को नागरिकता प्रदान कर दिया, तो मान लीजिए कल अगर निर्णय फेवर में नहीं आता, प्रतिकूल निर्णय आता है, तो जिन लोगों को नागरिकता प्रदान कर दी गई, क्या उनकी नागरिकता आप वापस ले लेंगे? ये पॉसिबल है क्या? पहला यक्ष प्रश्न है, क्या ये पॉसिबल है? तो पहला पॉइंट देखा जाए, लिखिएगा पहला पॉइंट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि यह अनुच्छेद 14 विधि का शासन एवं कानून की नजर में सभी को समान संरक्षण का उल्लंघन करता है और यह मामला अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है, यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है, तो यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रतिकूल आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रतिकूल आता है, तो जिन लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्रदान की गई, तो क्या ऐसी स्थिति में उनकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी? क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। क्या ऐसी स्थिति में उनकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी? नागरिकता वापस ले ली जाएगी। दूसरी बात, दूसरा समीक्षा, शायद मुझे लगता बढ़िया समझ में आ रहा होगा। पहला पॉइंट समीक्षा समझ में आ गया कि जिनको नागरिकता आपने दे दिया, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी नहीं आया, निर्णय कल आ गया, फेवर में नहीं है, जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में सरकार के फेवर में निर्णय नहीं था, तो मान लीजिए निर्णय फेवर में नहीं आता है और आपने नागरिकता प्रदान कर दिया, चूंकि इंप्लीमेंट कर दिया, तो नागरिकता कुछ लोगों को मिल गया, तो क्या ऐसी स्थिति, तो उनकी नागरिकता आप वापस ले लेंगे? क्या यह पॉसिबल है? दूसरा पॉइंट, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की बात कर रहा हूं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6
कुछ लोग कहते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A का उल्लंघन करता है, क्योंकि 1985 में असम समझौता हुआ था। उस असम समझौते में यह कहा गया कि जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 तक जो लोग असम में बसे उन्हें विदेशी नहीं माना जाएगा। उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। जो भी लोग असम में बसे उन्हें विदेशी नहीं माना जाएगा, और उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। इसका मतलब धारा 6A धर्म के आधार पर भेद नहीं करता, अल्पसंख्यक के आधार पर भेद नहीं करता, जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहता है कि धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं, यानी जो बहुसंख्यक हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित है उनको नागरिकता देंगे, जो बहुसंख्यक है उनको नागरिकता नहीं देंगे। इसका मतलब मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगी, जबकि ये मुस्लिम को भी नागरिकता देता है। ये धर्म के आधार पर भेद नहीं करता है, जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम धर्म के आधार पर भेद करता है कि भाई सभी धर्म के लोग मुस्लिम के साथ भेद क्यों, इस बेस पर कि मुस्लिम वहां बहुसंख्यक है। जबकि 6A कहता है कि जो भी इस बेस लाइन, जो भी इस लाइन के, जो भी समय सीमा के अंदर आ गए, भारत में बस गए, वो सभी भारत के नागरिक हैं। उसमें मुस्लिम भी शामिल है। यह मामला भी कोर्ट में है, यह मामला भी अभी कोर्ट में चल रहा है। तो लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A का, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A का 6A का ऐसा लिखेगा, 6A का नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 उल्लंघन करता है। 2019 उल्लंघन करता है, क्योंकि 1985 में असम समझौता हुआ। 1985 में असम समझौता हुआ, जिसमें यह कहा गया कि जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 तक, 24 मार्च 1971 तक, 24 मार्च 1971 तक जो लोग असम में बसे, जो लोग असम में बस गए, असम में बस गए, जो लोग असम में बस गए, मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, जो लोग असम में बसे उन्हें विदेशी नहीं माना जाएगा। विदेशी नहीं माना जाएगा। उन्हें विदेशी नहीं माना जाएगा, अर्थात इसमें मुस्लिम भी शामिल है, अर्थात इसमें मुस्लिम भी शामिल है। मुस्लिम भी शामिल हैं, जो कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, जो कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता।
तीसरा पॉइंट, लिखिएगा तीसरा पॉइंट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो लागू किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया गया, लेकिन 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 यह असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बढ़िया से लिखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में, के जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। साथ ही साथ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होता। साथ ही साथ यह जनजातीय क्षेत्र में जहां इनर लाइन परमिट, बिना परमिट के आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। जनजातीय क्षेत्र जहां इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, वहां भी यह लागू नहीं होगा। जहां इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, वहां भी यह लागू नहीं होगा। वहां भी यह लागू नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये CAA की समीक्षा लिख के आइएगा, ठीक है। बढ़िया से आएगा प्रश्न तो आंसर आप लोग बढ़िया से दीजिएगा। तरीके बढ़िया समीक्षा मैंने इसको करा दिया है आप लोगों को, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा चीज, कुछ आपके मन में भी प्रश्न होगा, कुछ आपके मन में प्रश्न है, कई लोगों के मन में प्रश्न होता है, मैं बहुत क्लियर कर देता हूं। पहला एक मन में प्रश्न आता है लोगों के, एक मन में प्रश्न आता है कि क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किसी भारतीय को प्रभावित करता है? क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किसी भारतीय को प्रभावित करता है? किसी भारतीय को प्रभावित करता है? किसी भारतीय को प्रभावित करता है? आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किसी भारतीय को प्रभावित नहीं करता, इवन मुस्लिम को भी। वो मुस्लिम जो भारत का नागरिक है, उस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा, किसी प्रकार का प्रभावित नहीं करेगा। क्योंकि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, सीमित करता हो या समाप्त करता हो। और यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर भी लागू होता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से भी संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, सीमित करता हो, समाप्त करता हो। इसलिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किसी भारतीय को प्रभावित नहीं करेगा। कहीं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है
कि हम मुस्लिम हैं तो हो सकता है कि नागरिकता संशोधन 2019 के कारण हमारी नागरिकता छीन ली जाए। कभी नहीं, बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किसी भारतीय को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि जो आपको दिया गया अधिकार उसको कोई छीन नहीं सकता। तो एक नागरिक के रूप में जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है, संसद कानून बना करके न उसको सीमित कर सकती, न छीन सकती, ना ही समाप्त कर सकती है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है परित्याग का सिद्धांत। ये कि नागरिक होने के नाते जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है उसका आप परित्याग भी नहीं कर सकते हैं। तो ना तो संसद कानून बना करके आपके अधिकारों को छीन सकती, सीमित कर सकती, ना ही समाप्त कर सकती, और ना ही जो एक नागरिक के रूप में आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हो उसका आप भी परित्याग कर सकते हैं। इससे कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के दायरे में कौन आता है। ये शायद आप लोगों को प्रश्न का जवाब मिल चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के दायरे में कौन आता है? कौन कौन आता है? एक ये भी प्रश्न आप लोगों के मन में रहता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के दायरे में कौन कौन आता है। तो 31 दिसंबर 2024 तक बेसलाइन अभी मैंने आपको बताया, 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और वो धार्मिक रूप से उत्पीड़न हैं, धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उन अल्पसंख्यकों पर ये कानून लागू होता है। हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, पारसी, उन पर लागू होता है। कन्फर्म हुआ? इस कानून के दायरे में किसी विदेशी शरणार्थी, कोई विदेशी शरणार्थी जिसमें पड़ोसी तीनों देशों से आए मुस्लिम शरणार्थी शामिल हैं, वो बाहर हैं। इस कानून में किसी भी विदेशी शरणार्थी, कोई विदेशी शरणार्थी जिसमें तीनों देशों से आए मुस्लिम शरणार्थी भी हो सकते हैं, वो इस पर लागू नहीं होगा, मुस्लिम शरणार्थियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो वहां बहुसंख्यक हैं, इसलिए वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं है, उत्पीड़ित नहीं है। तो जो तीनों देशों के अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है और धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, उन पर यह कानून लागू होता है, ना कि किसी अन्य पर यह कानून लागू हुआ। और कब से? 31 दिसंबर 2014 तक। अगर ये आ गए, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा आप लोगों को? तीसरा एक मन में प्रश्न अगर आपके आता है, तीसरा प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लाभकारी है। कैसे? 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कैसे लाभकारी है? क्योंकि अन्य लोगों के लिए 11+1 है, जबकि इन लोगों के लिए 5+1 है, यानी 1 से 5 वर्ष के बीच, यानी 6 वर्ष। इसलिए ये लाभकारी है। अन्य को भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन उनके लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11+1 है और इनके लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5+1 है। इसलिए 5+1 अवधि 1+5 साल कर दी गई, जबकि दूसरे नागरिकों के लिए शर्तें 1+11 है, इसलिए इनके लिए फायदेमंद है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अन्य के लिए क्या है? अन्य के लिए हमारे यहां 11+1 है, 1+11 है, और इनके लिए क्या है? 1+5 है, इसलिए इनके लिए तो फायदेमंद ही है। ठीक है। दूसरी बात आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
क्या इस कानून के आने के बाद तीनों पड़ोसी देशों के मुस्लिम लोगों को कभी भी भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती? इस कानून के आने के बाद मुस्लिम लोगों को, इन तीन पड़ोसी देशों के बाद तीन पड़ोसी देशों के मुस्लिम लोगों को कभी भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती? ध्यान दीजिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इन तीनों पड़ोसी देशों के मुस्लिम को भारत की नागरिकता कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि तीनों पड़ोसी देश इस्लामिक राष्ट्र हैं और वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। और ये जो कानून बना हुआ है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित है, उसके लिए कानून बना है। तो ये मुस्लिम पर कभी लागू नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर, कभी लागू नहीं होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, इसको लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों से कोई मन में प्रश्न है, क्या कानून के तहत तीनों देशों से आए मुस्लिम शरणार्थियों को निर्वासित कर दिया जाएगा? क्या इस कानून के तहत तीनों देशों से आए मुस्लिम शरणार्थियों को निर्वासित कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मुस्लिम शरणार्थियों को निर्वासित इस कानून के तहत बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि निर्वासन करने के लिए हमारे पास जो कानून होता है वो फॉरेनर एक्ट 1946 है, फॉरेनर एक्ट 1946, और दूसरा है फॉरेनर एक्ट 1946 के साथ साथ पासपोर्ट एक्ट 1920 है। फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 है। इन दोनों एक्ट के तहत ही इनको निर्वासित किया जा सकता है, इस कानून के तहत इनको निर्वासित नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई कहीं समस्या नहीं है। कन्फर्म, इन तीनों देशों से आए विदेशी शरणार्थियों को भी इस कानून के तहत निर्वासित नहीं, उनके लिए अलग व्यवस्था है, यह कानून उन पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, क्या किसी अन्य देश में भी धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हिंदू नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के दायरे में आती हैं? प्रश्न है मेरा कि क्या किसी अन्य देशों के धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हिंदू, इन तीन देशों के अतिरिक्त किसी अन्य देश में, कोई अन्य देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अतिरिक्त कोई अन्य देश भी है जहां हिंदू धार्मिक रूप से उत्पीड़ित है, क्या उसके लिए यह कानून लागू होगा? तो समझ लेना यह कानून लागू नहीं होगा। उनके लिए नेचुरलाइजेशन के तहत ही कानून बना हुआ है, उसी कानून के तहत उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत तीन देशों के अतिरिक्त किसी अन्य देश में अगर हिंदू धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, अल्पसंख्यक है, तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस कानून के तहत उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। सामान्य प्रक्रिया के तहत उसको नागरिकता मिलेगी, इसके तहत उसको नागरिकता बिल्कुल नहीं मिलेगी। यह भी सस्पेंस मत रखिएगा। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अतिरिक्त किसी अन्य देश में धार्मिक रूप से हिंदू अल्पसंख्यक और वहां प्रताड़ित है, तो क्या उन पर भी यह कानून लागू होगा? सीए बिल्कुल लागू नहीं होगा। उनके लिए नॉर्मल जो कानून बना हुआ है, सामान्य जो कानून बना हुआ है नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, वही कानून लागू होगा, यह कानून लागू नहीं होगा। अगर मन में प्रश्न रहा होगा तो इस प्रश्न का जवाब भी मैंने आप लोगों को दे दिया हूं। नेक्स्ट एक और प्रश्न है कि क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जाति, लिंग और भाषाई आधार के उत्पीड़न को भी शामिल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जाति, लिंग और भाषाई आधार पर जो अगर उत्पीड़ित हैं, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में ही क्यों ना हो, अगर कोई वहां जाति के आधार पर पीड़ित है, लिंग के आधार पर पीड़ित है, कोई महिला पुरुष के आधार पर पीड़ित है या भाषा के आधार पर पीड़ित है, तो क्या यह कानून उस पर लागू होता है? तो बिल्कुल नहीं लागू होता है। जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है और धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, उस पर यह कानून लागू होगा। लिंग के आधार पर प्रताड़ित है, जाति के आधार पर प्रताड़ित है, भाषा के आधार पर प्रताड़ित है, तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताया। जो भी मन में आपके प्रश्न रहा होगा, अब तो मुझे लगता है कि आपके मन में प्रश्न सीए से संबंधित कोई नहीं होगा, तो सीए में जो प्रश्न आप लोगों के मन में रहा होगा, डाउट्स, वो मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया। इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। आज से हम लोग नागरिकता खत्म कर रहे हैं। कल से जो क्लास लेंगे वो आप लोगों का भाग 3 शुरू करेंगे।
फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से टॉपिक होगा कल। कल हम लोग भाग 3 फंडामेंटल राइट्स शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, मौलिक अधिकार। धन्यवाद आप सभी लोगों को। एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई अब तो कोई डाउट नहीं रह गया। सीएए को लेकर आप तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों के मन में? जल्दी बोलो। रचना, सोनी, नितेश और जो लोग भी क्लास कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सीएए को लेकर कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए।